हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया से कुशल मंगल होंगे। ये हमारी क्लास भाई काफी दिनों के बाद आ रही है ना, लेकिन भाई काफी दिनों के बाद इसलिए आ रही है ना, इसका कंटेंट रेडी करने में मुझे काफी थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम लगा। ये सारे के सारे मैप्स वगैरह आप सभी लोग देख सकते हो। एकदम बेहतरीन तरीके से भाई मैंने इसको जो है तैयार करवाया है, सारी की सारी चीजें, जिससे आप सभी लोग को सब कुछ एकदम क्रिस्पी लगे, एकदम भाई मजा आ जाए देख के। मतलब पढ़ने में भी मजा आए, देखने में भी मजा आए, और जो है याद करने में भी भाई मजा ही मजा आए। ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि एशियंट हिस्ट्री हमारी समाप्त हो चुकी है। अगर नहीं पता है तो जाकर भाई प्लेलिस्ट में कोर्सेज वाले जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें जाकर आप सभी लोग देख लेंगे। जैसे कोर्सेज एक होता है, कोर्सेज के बगल एक प्लेलिस्ट होता है ना, तो कोर्सेज में भी आप सभी लोग को दिख जाएगा एशियंट हिस्ट्री की पूरी क्लासेज 23 से 24 क्लास हुई है टोटल। उसमें जो है हमने पूरा का पूरा एशियंट हिस्ट्री जो है वह समाप्त किया हुआ है लूसेंट बेस्ड। और जो है इसमें भी जो है आज से हम लोग क्या चालू कर रहे होंगे, आज से हम लोग चालू कर रहे होंगे भैया मिडाइवल हिस्ट्री। क्या चालू कर रहे हैं? मिडाइवल हिस्ट्री जो है वह शुरू कर रहे हैं। इसमें जो है हम बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मिडाइवल हिस्ट्री को जो है वह पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो है वह देख रहे होंगे। अरबों के आक्रमण को, किसको भैया? अरबों के आक्रमण को जो है हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे वहां पर दिखा रहा था भाई, किसमें भाई? बुक में आप सभी लोगों ने देखा होगा 28 लिखा होगा, वैसे यहाँ पर भी देखो 28 लिखा हुआ था। ठीक है, आप नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार भारत पर मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत जो है, यानी कि अरबों की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत भाई जो है 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है सिंध विजय जब हुआ था, उसी के साथ जो है भारत में जो है क्या हुआ था, अरबों के आक्रमण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये क्रम बहुत सदियों तक चलता रहा, मतलब काफी समय तक ये जो है क्रम चलता रहा। कब तक चलता रहा? जैसे इसमें कौन कौन सी सल्तनत है आप सभी लोग देखोगे, गजनी, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत, और भी अनेक वंश जो थे इसमें शामिल थे, वो धीरे धीरे भारत में आते गए और जो है बढ़ते गए। ठीक है, यहाँ सब एरियाज में, ये सारे के सारे एरियाज में जो है वह आते गए और बढ़ते गए। ठीक है, मतलब ये जो है इधर वाले एरियाज से, यहाँ से ये सब अरब आक्रमणकारी थे, यहाँ से आते गए और जो है यहाँ से आकर भारत में ये वाले एरियाज में जो है बसते चले गए। ठीक है, इन वाले एरियाज में भारत में धीरे धीरे जो ये अरब आक्रमणकारी थे वह जो है बसते चले गए। ठीक है, लेकिन इनका समापन कब हुआ? इनका अंतिम चरण जब भाई कब हुआ था? 1526 में, जब बाबर ने आक्रमण किया था, उसी के साथ जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी भारत में। ठीक है, इसी के बाद जो है भारत में जो है, इसी आक्रमण के बाद जो है भारत में क्या हुआ था, इस्लाम का आगमन हुआ था। और जो है एकदम जो है, मतलब इस्लाम जो है काफी तेजी से जो है भारत में फैलना चालू हो गया था। इसी आक्रमण के बाद जो है, इसी से जो है प्रभावित हो गई थी हमारे यहाँ की संस्कृति इस्लाम धर्म से। कब? जब बाबर ने आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में, तब। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ। एक सेकंड, सारी की सारी चीजें मैं देख रहा हूँ भाई कि जो है वहां से दी गई हुई है कि नहीं लूसेंट से। मैंने तो कहा था कि भाई लूसेंट से एक भी चीज जो है वह गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो है लूसेंट से गायब होने का मतलब समझो भाई, उसमें वैसे ही इतने कम में जो है सारी की सारी चीजें दी गई हुई हैं, तो क्या ही मतलब है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ उसको, जो टीचर वगैरह जो है कम कर करके पढ़ा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? मतलब इतने कम में तो वो वैसे ही दिया गया हुआ है, उसके बाद आप उसको कम भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है भाई, उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, और उस मतलब को लाने के लिए भाई हमें पूरा का पूरा जो है पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए, मतलब सारी की सारी चीज़ें इसमें जो है लूसेंट से दी गई हैं। अब एक्स्ट्रा जो भी होगा फैक्ट वगैरह, वो मैं आप सभी लोगों को बताता हुआ चलूंगा कि एक्स्ट्रा क्या चीज़ें आप सभी लोगों को इसमें देखते हुए चलनी है। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को आप एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हम थोड़ा सा इंट्रो वगैरह देख रहे थे, किस प्रकार से क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर विजय कब किया था भाई? अरबों ने जो भाई सिंध पर विजय जो है 712 ईस्वी में किया था। कब किया था भाई? 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, अरब आक्रमण के समय जो है सिंध पर जो है दाहिर का शासन था। किसका शासन था भैया? राजा दाहिर का शासन था। किसका था?
राजा दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का क्या था? प्रचार करना था भाई। मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में क्या हुआ था? अरबों ने भारत में जो है पहला सफल आक्रमण किया था। और जो है सिंध पर विजय कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। और क्या हुआ था कि 712 ईस्वी में सिंध का जो राजा था वो कौन था? दाहिर था। कौन था भैया? राजा दाहिर था। ठीक है। और ये आक्रमण हुआ क्यों था? ठीक है, ये आक्रमण क्यों हुआ था भैया? क्योंकि जो है मोहम्मद बिन जो कासिम था उसको आदेश प्राप्त हुआ था किसके खिलाफ? उम्मैद खिलाफत के गवर्नर जो है अल हजाज के आदेश जो है प्राप्त थे। इसलिए जो है मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और इसका कारण क्या था भाई? कि सिंध के तट पर के समीप जो है अरब व्यापारी जो जहाज थे वो कथित रूप से जो है यहाँ वाले एरियाज में जो है वो लूट लिए गए थे। ये वाले एरियाज में जो है इनके जहाज लूट लिए गए थे। ये जहाज जब आते थे तो इनको ये वाला जो एरिया था 711 ईस्वी में माना जाता है कि यहाँ पर जो है जहाज लूट लिए गए थे इनके। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने या फिर वहाँ के जो क्या था भैया, उमैयद खिलाफत के जो गवर्नर थे अल हज्जाज, उन्होंने आदेश दिया था कि भाई इस पर जो है कार्रवाई कुछ ना कुछ करो। लेकिन सिंध में जो राजा दाहिर थे इन्होंने कुछ भी कार्रवाई इस पर नहीं की। इस पर जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं की। तो क्या हुआ कि जब कार्रवाई नहीं की तो इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर थे अल हजाज, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई किससे कहा? मोहम्मद बिन कासिम से कि भाई जा और तू इनको रेल दे। जा भाई और तू इनको रेल दे। और ये आया और इसको रेल दिया। किसको? राजा दाहिर को। राजा दाहिर को क्या कर दिया? रेल दिया भाई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। महमूद गजनवी। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। एक सेकंड, इसमें मैप में और चीजें दी गई हुई हैं, थोड़ा सा मैं वो आप सभी लोग को बता दूं। ठीक है, मैप दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से, क्रिस्टल कट क्लियर में। ठीक है। तो जब ये भाई आया कासिम ना, तो इसकी जो सेना थी, इसने जो है देवल पर, कहाँ पर भैया? देवल पर। और कहाँ पर? नेहरू पर, सिविस्तान, ब्राह्मणबाद जैसे प्रमुख जो नगर थे उस पर जो है इसने अधिकार कर लिया था। ठीक है। ब्राह्मणाबाद और जो है नेहरू, इन सब पर जो है जब ये आया, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये जब आया इन एरियाज में जो है नेहरू पर, ब्राह्मणाबाद पर, इन सब पर जो है इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है। और जो है राजा दाहिर युद्ध में पराजित होकर मारा गया। और जो है सिंध को जो है उमैयद शासन मिल गया। जो ये सिंध वाला एरिया था ये किसके अंडर में आ गया? उमैयद डायनेस्टी के अंदर। उमैयद डायनेस्टी के अंतर्गत जो है, एक सेकंड, उमैयद डायनेस्टी के अंतर्गत जो है ये वाला एरिया आ गया, सिंध वाला एरिया। ठीक है। ये वाला एरिया किसके सेंटर में आ गया? तो उमैयद के शासन में जो है मिला लिया गया। ठीक है। यही जो कौन था भैया? मोहम्मद बिन कासिम। ये जो है 713 नहीं भाई, यहाँ पर 714 लिख लो। 714 ईस्वी में जो है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा खुद बना देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म 714 सी में जो है, कॉमन एरा में जो है ये मुल्तान पर पहुंचा। मुल्तान पर जो है कासिम ने जो है, सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ भाई। 713 में, 713 में ये जो है मुल्तान तक पहुंच गया, लेकिन 714 में जो है इसको वापस बुला ले गया गया। 714 में जो है यहाँ से इसकी वापसी हो गई। किसकी भैया? मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम की, एम बी की हम लोग इसको लिख रहे होंगे, मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है। इसकी 714 ईस्वी में जो है, 714 ईस्वी में जो है इसकी वापसी हो गई। ठीक है। इसको वापस बुला लिया गया। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को 714 ईस्वी में इन वाले एरिया से मुल्तान तक ये चला गया था भाई। 712 ईस्वी में ये यहाँ से चालू करता है। 700 सिंध पर विजय करेगा, नेहरू पर, ब्राह्मणाबाद पर, फिर आगे जाकर तो धीरे धीरे मुल्तान पर 713 ईस्वी में, फिर यहाँ सब वाले एरियाज पे यहाँ तक देखो 713 ईस्वी में यहाँ तक जो है पूरा का पूरा उसका कब्जा हो जाता है। ठीक है। लेकिन फिर यहाँ से इसको जो है वापस बुला लिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। कब? 714 ईस्वी में। 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर लिया जाता है भैया? वापस बुला लिया जाता है। ठीक है। मैं आप सभी लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वह समझ में आ गई होंगी। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दिया गया हो जैसे, इन्वेजन बिलोंग्स अंडर मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। फेल ऑफ फॉल ऑफ जो है
डेवाल ब्राह्मणाबाद अलौर और जो है कैप्चर इन मुल्तान मतलब 713 ईस्वी में जो है कैप्चर कर लिया गया था मुल्तान को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। टाइम लाइन लाइन बॉक्स है और ये बैटल बॉक्स है, ठीक है, बैटल साइट है। चलिए आगे चलिए, हम लोग देखते हैं। यही भाई मोहम्मद बिन कासिम ही था जिसने जो है क्या किया था, उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र में क्या किया था, दीर्घकालिक अरब प्रभाव की नींव रखती थी। जो उत्तर पश्चिम वाला भारत था, ये वाला एरिया था, जैसे ये मान लो, एक सेकंड, बहुत पतला हो गया भाई पेन। अबे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई, मैं तो सोचा कुछ हुई मिस्टेक। ये मान लो जो भारत वाला एरिया है, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को मैप के थ्रू जो है वो चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, ये वाला जो एरियाज था, ये वाला एरिया, इन वाले एरियाज में धीरे धीरे क्या हुआ था कि भाई उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र में दीर्घकालिक अरब प्रभाव की क्या हो गई थी, नींव रख दी गई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। इन एरियाज में जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसकी नींव रख दी गई इसी टाइम भाई, जब इसने आक्रमण किया उसके बाद समझ लो यहाँ पर नींव पड़ गई, दीर्घकालिक नींव जो है इसकी पड़ गई थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी की पृष्ठभूमि और उदय, यानी कि गजनवी आक्रमण जो है 10वीं से जो 11वीं शताब्दी तक चला था। ये कब से चला था, 10वीं से जो है 11वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी तक जो है ये चला था, ठीक है। 10वीं से जो है भाई ये 11वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा युद्ध चला था, ठीक है। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार जो है गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भैया, तो जो है अलप्तगीन ने की थी। किसने की थी भैया, अलप्तगीन ने की थी, ठीक है। जिसकी राजधानी जो है गजनी थी, जिसकी राजधानी क्या थी भैया, गजनी थी, ठीक है। जिसकी राजधानी जो है, एक सेकंड, हाँ, अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में जो है प्रीतिगीन ने जो है शासन किया। इसी के शासनकाल 1972 से 1977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। भाई जो क्या था कि प्रीतिगीन नामक जो शासक था, उसी के समय जो है 1972 से 1977 में सर्वप्रथम भारत पर क्या किया गया भैया, आक्रमण किया गया। किसके द्वारा, गजनवी साम्राज्य के द्वारा, ठीक है। गजनवी साम्राज्य के द्वारा जो है वह आक्रमण किया गया, ठीक है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो है पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। भाई जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ भारत में, तो उस टाइम कौन शासन कर रहा था, तो उस टाइम भाई पंजाब वाले एरियाज में जो है पंजाब शाही वंश, पंजाब में क्या कर रहा था, शाही वंश जो था उसमें जो है जयपाल शासन कर रहा था। जैसे ये पंजाब वाला एरिया जो मैंने आप सभी लोग को दिखाया, उस टाइम ये पंजाब वाला एरिया हुआ करता ना, ये वाला एरिया, ये वाले एरियाज में जो है कौन कर रहा था भाई, तो शाही वंश का शासक जो है जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब वाले एरियाज में कौन कर रहा था, शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम व दमाब कौन था भैया, सुगुप्तगीन था। कौन था भैया, सुगुप्तगीन था। किसका भैया, तो अलप्तगीन का दामाद या गुलाम दोनों था, ठीक है। इसने जो है 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। जो सुगुप्तगीन था ये जो है 1977 ईस्वी में कहाँ पर बैठा था भैया, तो वह जो है गद्दी पर बैठा था, गजनी की गद्दी पर, ठीक है। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का क्या था, पुत्र था, यानी कि जो अलप्तगीन था उसका दामाद और गुलाम कौन था भैया, सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था भैया, महमूद गजनवी था, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था भैया, 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया, 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था, वर्तमान अफगानिस्तान यानी कि गजनी में हुआ था, ठीक है। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। मतलब जब इसके पिता का शासन काल था कहाँ पर, गजनी साम्राज्य का, तो खुरासान का शासक हुआ करता था कौन,
महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहाँ का शासक हुआ करता था? खुरासान का शासक हुआ करता था। महमूद गजनवी जो है 27 वर्ष की अवस्था में 1998 ईस्वी में कहाँ पर बैठा? गद्दी पर बैठा। ठीक है, कहाँ पर भैया? 1998 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा 27 वर्ष की अवस्था में। 27 वर्ष की अवस्था में जो है महमूद गजनवी खुरासान का शासक था, और जो है महमूद गजनवी जो है 27 वर्ष की अवस्था में 1998 ईस्वी में कहाँ पर? पूरे के पूरे जो एरियाज थे कहाँ पर? गजनी साम्राज्य पर 1998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता मान्यता प्रदान करते हुए उसे जो है यामीन उद दौला तथा जो है यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। भाई जो बगदाद का खलीफा था अल आदिर बिल्ला, उसने क्या किया था? महमूद गजनवी के पद को मान्यता दी थी। जो बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला था, उसने महमूद गजनवी के पद को जो है मान्यता प्रदान करते हुए उसे क्या कहा था? यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला और यामीन उल मुल्लाह की उपाधि दी थी। किसकी किसकी उपाधि थी? यामीन उद्दौला की, और जो यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी किसको भैया? महमूद गजनवी को दी थी। किसने की दी थी? बगदाद का जो खलीफा था अल आदिर बिल्लाह। अल आदिर बिल्लाह ने जो है ये उपाधि महमूद गजनवी को दी थी। ठीक है भाई, अब चलिए देखते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण किस प्रकार से हैं। तो महमूद गजनवी ने जो है भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति था। महमूद गजनवी जो है एक क्या था? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ये क्या था भैया? एक मूर्ति भंजक जो है आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी क्या था? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। इसने टोटल जो है 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। इसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ धन को लूटना, शासन करना इसका उद्देश्य नहीं था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि भारत से जितना हो सके उतना धन जो है लूट कर ले चलो भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है कब से कब तक था? तो मतलब इसने जो है क्या किया था आक्रमण? तो 1000 ईस्वी से जो है कब से कब तक? 1000 से जो है 1027 ईस्वी तक। कब तक भैया? 1027 ईस्वी तक जो है इसने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, 17 बार कुल टोटल। ठीक है, और इसने जो है खास करके किन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा किया था? मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ वाले जो एरिया थे वहीं पर इसने जो है क्या किया था भैया? आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर जो है प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। भाई पेशावर वाला जो एरिया था उस पर जो है थोड़ा बहुत अधिकार करके महमूद गजनवी ने जो है फिर वापस लौट गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जो है जयपाल की क्या हुई थी भाई? पराजय हुई थी। ठीक है, 1001 ईस्वी में क्या हुआ था? महमूद गजनवी ने पहली बार जो है आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र से जो है भारत पर आक्रमण किया था, और हिंदू शाही जो राजा था जयपाल उसको हराकर जो है क्या किया था? हरा दिया था जयपाल को। ठीक है भाई, आगे चलिए देखते हैं। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में था। कब था भैया? 1025 ईस्वी में था, जो कि कहाँ पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर, सौराष्ट्र पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का जो है सबसे फेमस आक्रमण माना जाता है भारत में, वह कहाँ पर हुआ था? तो वह सोमनाथ सौराष्ट्र में हुआ था। इस मंदिर की लूटने में जो है करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी भाई। समझ रहे हो भाई? इस मंदिर को जब उसने लूटा था तो भाई लगभग 20 लाख दिनार की जो है उसको क्या मिली हुई थी? संपत्ति मिली हुई थी। ठीक है, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के आक्रमण जो है अहिनवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया था। पर जो है महमूद ने आक्रमण किया था। जो सोमनाथ की रक्षा कर रहे थे, सोमनाथ मंदिर जो थी उसकी रक्षा में जो सहायता करने वाले राजा थे, कौन थे भैया? अहिनवाड़ा के जो शासक थे उस पर जो है महमूद ने आक्रमण किया था, क्योंकि वो सोमनाथ जो मंदिर था उसकी क्या कर रहे थे भैया? रक्षा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अनहिलवाड़ा के जो शासक थे वहाँ जो है इसकी रक्षा कर रहे थे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। इसी कारण से भाई जो माना जाता है कि इसका एक बार और आक्रमण हुआ था, लेकिन वो उतना चर्चित नहीं माना जाता 1027 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनी ने जो है थाने शेर के
चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था भाई। जो महमूद गजनवी था उसने जो है थानेसर की जो चक्र स्वामिन की जो कांस्य निर्मित जो है आदम कद प्रतिमा थी उसको गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में जो है नगरकोट, कहाँ पर भैया, नगरकोट के जो है विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। जो 1008 ईस्वी में जो था उसने जो है नगरकोट के विरुद्ध जो है हमला किया था महमूद गजनवी ने, उसको मूर्तिवाद के विरुद्ध जो है पहली महत्वपूर्ण जो है जीत बताई जाती है। ठीक है, एक सेकंड। हम्म, ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। महमूद गजनवी का अंत किस प्रकार से हुआ, वो सारी की सारी चीजें। तो सोमनाथ भारत के जो है 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है भाई। जो सोमनाथ मंदिर है वो भारत के जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है, प्रथम है। यह गुजरात के अरब सागर के तट पर है। जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात के अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन 1951 में जो है क्या हुआ था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यानी कि 13 नवंबर 1947 ईस्वी को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे इनके द्वारा जो है विनिर्माण करवाया गया किसका, सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर जो है 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से क्या है, प्रथम माना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात के अरब सागर के तट पर है। और जो है 11 मई 1951 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम, उनके द्वारा जो है मंदिर की क्या की गई थी, प्राण प्रतिष्ठान की गई थी। ठीक है, महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गई थी भाई, 1030 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यह किस कारण से हुई, क्योंकि माना जाता है कि इसको बीमारी हो गई थी, संभवतः बुखार वगैरह से ग्रस्त था, इसी कारण से महमूद गजनवी की क्या हो गई थी, 1023 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था भैया, महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ही वह व्यक्ति था जिसने जो है भैया क्या किया था, सबसे पहले जो है किसकी उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महमूद के सेना में जो है शिवेंद्र राय और जो है तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। कौन थे भैया, सेवंत राय और तिलक जैसे जो हिंदू थे वह उच्च पदों पर जो है क्या थे, आसीन थे महमूद के सेना में। ठीक है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी ये कहाँ पर रहते थे भैया, यह जो है फारूकी, ये सब कहाँ रहते थे, महमूद गजनवी के दरबार में रहते हैं। ठीक है, फिरदौसी ने लिखा क्या है भाई, ये लिख लो यहाँ पर, ये इसमें नहीं दिया गया हुआ है ना, ये मैं लिखवा दे रहा हूँ। फिरदौसी ने क्या लिखा हुआ है, तो फिरदौसी ने जो है शाहनामा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भैया, शाहनामा जो है फिरदौसी ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भैया, शाहनामा जो है फिरदौसी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अलबरूनी जो है उसने जो है किताब उल हिंद लिखा हुआ है। अलबरूनी ने क्या लिखा हुआ है भैया, किताब उल हिंद लिखा हुआ है। अलबरूनी ने क्या लिखा हुआ है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद लिखा हुआ है। किसने, अल बरूनी ने। किताब उल हिंद किसने लिखा हुआ है, अल बरूनी ने जो है किताब उल हिंद लिखा हुआ है। और जो अल बरूनी था इसने जो दो संस्कृत ग्रंथ है, सांख्य कपिल मुनि और जो है महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा जो लिखा गया था उसके भी अनुवाद किया था। ठीक है, सांख्य और जो है किसका भैया, महाभाष्य, सांख्य, महाभाष्य, एक सेकंड भाई गलत हो गया, महाभाष्य। ए भाई क्या हो रहा है, महाभाष्य का अनुवाद किया था। महाभाष्य का क्या किया था भैया, अनुवाद किया था किसने भैया,
तो अलब्रूनी किस भाषा में? अरबी भाषा में जो है अलब्रूनी ने सांख्य एवं महाभाष्य का अनुवाद किया था। किताब उल हिंद जो है किसने लिखा था? अलब्रूनी ने। और फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था। उद्बी और फारूकी ये सारे के सारे कहाँ पर रहते थे? महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, गौरी गौरी भाई मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी और उसके युद्ध जो है गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर महमूद क्या था भैया? यह जो है एक छोटा सा क्या था? राज्य था, गजनी के अधीन था। 1173 ईस्वी में जो है सराबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। क्या बना था भैया? ये जो है गौर का शासन शासक बना था। कौन? उन 1173 ईस्वी में सराबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। इसने जो है भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। कब किया था भैया? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध जो है इसने किया था। ठीक है। एक सेकंड। हम्म सराबुद्दीन और इसी को जो है एक सेकंड, मोहम्मद गौरी को और किस नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा सा यहीं पे लिख लो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। मुइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से। ठीक है। मुइजुद्दीन। ए भाई क्या हो रहा है? मुइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन मोहम्मद, मुइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से जो है किसको जाना जाता है? मोहम्मद गौरी को इस नाम से भी और जाना जाता है। और जो है सराबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है गौर का शासक बना था। कब? 1173 ईस्वी में। इसने जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। मुल्तान के विरुद्ध किया था, यानी कि मुल्तान पर किया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ था। यहाँ जो है यहाँ का शासक कौन था? भीमसेन द्वितीय था। गौरी को बुरी तरह परास्त किया था इसने भाई। जो भीमसेन द्वितीय था इसने क्या किया था भाई? गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था 1178 ईस्वी में। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है भैया? कायदरा का युद्ध कहा जाता है। जो ये युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में, कायादरा का युद्ध इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायादरा का। काया, एक सेकंड भाई, ये दिख नहीं रहा है ना, पेन का कलर चेंज कर लो। कायादरा का युद्ध कहा जाता है। कायादरा का युद्ध, इसको क्या कहा जाता है भैया? कायादरा का युद्ध कहा जाता है। इसी में जो है क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी भाई, मतलब बहुत बुरी तरीके से रेला गया था। कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने, जो कि पाटन गुजरात का शासक था, उसने जो बहुत बुरी तरीके से इसको रेला था। किसको? मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में। कब रेला था भैया? 1178 ईस्वी में रेला था। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है भैया कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें जो है चौहान जो है विजयी हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को ही तृतीय, एक सेकंड, हाँ, पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय या तृतीय भाई मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ। तृतीय कहा जाता है। ठीक है। ये मैंने आप सभी लोगों को इसके पहले वाली क्लास में बता रखा हुआ है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो था ये जो है विजयी हुआ था। फिर तराइन के जब द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें जो है गौरी विजयी हुआ था। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। ठीक है। जिसमें 1191 में पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुआ था। और जो है गौरी जो है 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी हुआ था। और जो कायदारा का युद्ध था, कायादरा का युद्ध था, उसमें जो है भीमसेन द्वितीय विजयी हुआ था, जिसने जो है खूब बुरी तरीके से मोहम्मद गोरी को जो है रेला था। ठीक है। 1178 ईस्वी में जो कि हुआ था। ठीक है। चंदावर का युद्ध, भाई चंदावर का युद्ध हम लोग देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में, मतलब एक वर्ष का अंतराल हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जो है गौरी विजयी हुआ था। ठीक है। चंदावर का युद्ध जो है गौरी और जो है किसके बीच हुआ था? जयचंद के बीच, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है।
चंदावर कैसे याद करोगे? जयचंद, चंदावर जयचंद, चंदावर चंद, चंदावर चंद, चंदावर और गौरी के बीच हुआ था, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और जो है गौरी के बीच, जिसमें जो है गौरी विजयी हुआ था। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। ये याद रखना भाई कि पृथ्वीराज चौहान का जो है सेनापति कौन था? स्कंद था। ठीक, कौन था भैया? स्कंद था। ठीक, तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी भारत में जो है विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में जो है कर दी गई थी। ठीक है, 1 मिनट। 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। एक चीज यहीं पर लिख लो, और जो है खोखर विद्रोह, खोखर विद्रोह जो है भाई यहीं पर लिख लो, खोखर विद्रोह, खोखर विद्रोह, खोखर विद्रोह जो है वह कब हुआ था भैया? 1206 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1206 ईस्वी में खोखर विद्रोह हुआ था। पंजाब के जो है खोखरों ने जो है विद्रोह किया था, और गौरी की हत्या जब नहीं हुई थी उसके पहले ही इन्होंने जो है गौरी को चुनौती दी थी कि आओ, दम है तुम्हारे अंदर तो आओ हमसे लड़के दिखाओ, दम है तुम्हारे अंदर तो आओ हमसे लड़के दिखाओ। तो खोखरों ने जो है बहुत बुरी तरीके से इसको जो है क्या कह दिया था, चैलेंज दिया था कि आ जाओ, दम है तो आ जाओ। तो लेकिन दम था नहीं भाई, क्योंकि वो मर चुका। 1206 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, इस कारण से जो है वह आ ही नहीं पाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खोखर विद्रोह याद रखना 1206 ईस्वी में, ये चीजें याद रखने लगे, फैक्चुअल चीजें। खोखर विद्रोह, ठीक है। सल्तनत काल हम लोग देखते हैं, जिसमें गुलाम वंश और जो है मंगोलों के बारे में जो है हम लोग देख रहे होंगे। पहले गुलाम वंश को देखने के लिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, हम मंगोल को देख लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये मंगोल यहीं पर थोड़ा सा समाप्त हो जाएगा, मंगोल को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकंड, पहले थोड़ा सा सल्तनत काल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो सल्तनत काल था, दिल्ली सल्तनत, यानी कि सल्तनत काल मतलब सीधा समझ लो दिल्ली सल्तनत। ठीक है, भारतीय इतिहास का क्या था ये भाई, एक महत्वपूर्ण चरण था। इसमें क्या हुआ था, उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन जो है, मुस्लिमों के शासन क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का यानी कि शासन पूर्णतः जो है उत्तर भारत में जो है फैल गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित ये सल्तनत जो है कितने राज्यों में भाई, 5 वंशों पर आधारित थी। सुल्तानों को केंद्रीकृत प्रशासन विकसित किया था। जो यहाँ के सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान वगैरह हुए, इन्होंने क्या किया भाई, केंद्रीकृत जो है शासन व्यवस्था प्रदान की, केंद्रीकृत जो है शासन व्यवस्था प्रदान की। और यहीं पर जो है भारतीय इस्लामी कला एवं वास्तुकला को जो है बढ़ावा मिला था भाई। और जो है आंतरिक संघर्षों और मंगोल जो है आक्रमणों की चुनौतियों के बावजूद जो है दिल्ली सल्तनत जो है भारत में एकीकृत राजनीतिक ढांचे की नींव इसने रखी थी। ठीक है, और सल्तनत काल का पतन जो है धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ जो है हो गया था। जिसके बाद जो है क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, 1506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पूर्णतः जो है पतन हो गया था, जब जो है लोधी वगैरह से जो है युद्ध होता है किसका भाई, बाबर का। ठीक है, उसी टाइम जो है इसका टाय टाय फिस हो जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, सल्तनत काल यानी कि वही था सल्तनत काल जिसमें जो है गुलाम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। ठीक है, गुलामों को फारसी में जो है बंदगा कहा जाता है। गुलामों को जो है फारसी में क्या कहा जाता है, बंदगा कहा जाता है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए जो है खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी भाई, लाहौर बनाई थी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम यहीं पर टाइम पीरियड क्या देखेंगे, मतलब लिख लो भाई इसी को जो है, जो गुलाम वंश था इसी को क्या कहा जाता था, इसको जो है गुलाम या फिर मामलूक या फिर इलबरी वंश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मामलूक, मामलूक वंश, या फिर क्या कहा जाता था भैया, इलबरी वंश भी कहा जाता था।
इलबरी वंश भी कहा जाता था, ठीक है। इसको जो है इतने नामों से जाना जाता था, गुलाम वंश को मामलुक, इलबरी इन नामों से भी जाना जाता था। तो भाई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किन किन नामों से जाना जाता था इसको, ठीक है। और ये कब से कब तक चला था गुलाम वंश? तो गुलाम वंश जो है भैया वो कब से कब तक चला था? 1206 ईस्वी से 1290 तक, 1206 से 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन था, ठीक है। 1206 से 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ये लिख लो क्योंकि इसका क्रम जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। गुलाम गुलाम वंश हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? खिलजी हो जाएगा, खिलजी। उसके बाद कौन सा हो जाएगा भाई? तुगलक हो जाएगा, तुगलक। फिर कौन सा हो जाएगा? अभी भाई ये पूछा गया था, जो होम गार्ड वगैरह के एग्जाम्स हुए थे ना, उसमें पूछा गया है भाई ये, ठीक है। खिल गुलाम हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, और फिर कौन सा हो गया? सैयद हो गया, सैयद। फिर कौन सा हो जाएगा भाई? लोधी वंश हो जाएगा, ठीक है। सैयद के बाद जो है लोधी हो जाएगा। ये क्रम है भाई, इनका क्रम कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें आप सभी लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। गुलाम वंश का और नाम क्या है? मामलुक वंश, इलबरी वंश। ये सारे के सारे क्या है? गुलाम वंश के नाम है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वह जो है गौरी का क्या था? गुलाम था। गुलामों को जो है फारसी में क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदगा जो है गुलामों को जो है फारसी में कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। मतलब जो बंदगा थे इनको किसके लिए खरीदा जाता था? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा मंगोल के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी, तथा उनका मुख्य पेशा क्या था? घोड़ों एवं अन्य पशुओं का पालन करना था। घोड़ों एवं अन्य पशुओं का पालन करना किसका मुख्य काम था? तो मंगोलों का था, जो कि गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। चीन के उत्तर में जो गोबी वाला एरिया था, उसमें रेगिस्तान के जो है निवासी कौन थे? मंगोल थे। मंगोल क्या करते थे? ये घूमने फिरने वाली एक जो है अर्ध सभ्य जाति थी। इनका मुख्य पेशा क्या था? घोड़ों एवं अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे भाई, सभी प्रकार के मांस खाते, चाहे जिस जानवर का या फल, चाहे जैसा मांस होता था, ये मंगोल खाते थे, ठीक है। उन्हें जो है स्त्री विषयक नैतिकता एवं का जो है सर्वथा अभाव एवं तथा जो है, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, लेकिन ये जो है माँ का सम्मान करते हैं, लेकिन स्त्रियों का जो है इनके लिए जो है कुछ नहीं थी, स्त्रियां मंगोलों के लिए, ठीक है। वे विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। उन्हें कबीलों में जो है एक से जो है उन्हीं कबीलों में से एक क्या था? 1163 ईस्वी में जो है तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था। इन्हीं कबीलों में क्या हुआ था? 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ जो चंगेज खां था उसका जन्म हुआ था, जिसे जो है महान तथा श्रापित दोनों से पुकारा गया। जो चंगेज था इसे जो है महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता कौन था? येसु गाई बहादुर था। इसका पिता कौन था भैया? येसु गाई बहादुर था। किसका पिता? तो किसका था? चंगेज खां का, ठीक है। चंगेज खां का पिता कौन था? येसु गाई बहादुर था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य तथा वास्तुकला, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं जो है 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो है किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद की, और 2.5 दिन का झोपड़ा, इनका जो है क्या किया था भैया? नींव रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब ये जो एक सेकंड। हम्म भाई इसमें तो लिखा गया हुआ है दिल्ली में जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद है। ये याद रखना कहाँ पर है। तो दिल्ली में जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद है। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर है। अजमेर में है। कहाँ पर है भैया अजमेर में जो है यह है ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है। इस इमाद मीनार की जो है एक सेकंड इस इमाद मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेष मंजिलों का निर्माण जो है 1229 के आसपास जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। उस समय उसकी जो है ऊंचाई लगभग कितनी थी 225 फीट और 4 मंजिला थी जब इल्तुतमिश ने जो है इसका निर्माण करवाया था भाई। उस टाइम इसकी कितनी थी भैया ऊंचाई। तो वह जो है लगभग 225 फीट और जो है 4 मंजिल थी। ठीक है। और 1229 के आसपास जो है इल्तुतमिश ने जो है इसको पूरा करवाया था। आधे से ज्यादा जो है पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बाकी जो शेष मंजिलें थी जैसे दो एक सेकंड रुक जाओ भाई। और जो शेष मंजिलें थी यानी कि 3 मंजिलों का और निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी तीसरी चौथी मंजिल का निर्माण जो है किसने करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। कब करवाया था 1229 के आसपास करवाया था। ठीक है। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। मतलब भाई जितने लोग थे इन्होंने सभी ने जो है इसकी धीरे धीरे मरम्मत कुछ ना कुछ करवाई थी। ठीक है। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। जिसके कारण फिरोज ने इसे जो है दो छोटी मंजिलें बनवा दी। जिसमें जो है जिससे जो है इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर जो है 234 फीट हो गई। भाई ऊंचाई कितनी बढ़ गई 234 फीट हो गई। 9 फीट यानी कि ऊंचाई जो है बढ़ गई थी। अब 5 मंजिलें हो गई। इसमें पहले 4 थी इल्तुतमिश के टाइम तक। उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक था उसके टाइम बिजली गिरी इसमें भाई। और जो है क्या हुआ भाई कि इसने जो है 5 मंजिल वो जो चौथी मंजिल थी इसको दो छोटी छोटी मंजिलों में जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ऐबक का अंत और इल्तुतमिश का उदय किस प्रकार से हुआ। मतलब ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से होती है और जो है इल्तुतमिश का उदय किस प्रकार से होता है। ठीक है। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। हम्म प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था। बख्तियार खिलजी था। जो ऐबक था उसका सहायक जो सेनानायक था बख्तियार खिलजी। उसने क्या किया था नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया कर दिया था। ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। भाई मतलब जो ऐबक था इसकी जो है जो घुड़सवार पोलो होता है यानी कि चौगान उसी को बोला जाता है। उससे खेलते टाइम जो है इसकी क्या हो गई थी 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। ठीक है। इसका लेकिन तो इसको दफनाया कहाँ पर गया। ये दिल्ली वाला एरिया है। दिल्ली से यहाँ लाहौर वाला एरिया है। इन लाहौर वाले एरियाज में जो है इसको क्या किया गया था दफनाया गया था किसको कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था तो लाहौर वाले एरिया में। ठीक है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने जो है 8 महीनों तक शासन। भाई आराम शाह जो हुआ था वह 8 महीनों तक जो है उसने शासन किया था। आराम शाह की हत्या किसने कर दी थी इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या करके जो इल्तुतमिश था वह जो है 1211 ईस्वी में कहां पर बैठा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक आराम शाह था। आराम शाह की हत्या किसने कर दी थी इल्तुतमिश ने कर दी थी जो कि 1211 ईस्वी में कहां पर बैठा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर। भाई इल्तुतमिश कौन था तो इल्तुतमिश जो है भैया तुर्किस्तान का इलवारी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था इलवरी का जो है क्या था तुर्क था जो ऐबक का गुलाम था। ऐबक का क्या हुआ करता था ये गुलाम हुआ करता था। और जो है दामाद भी था किसका ऐबक का। ऐबक का
गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह जो है बदायूं का क्या था, गवर्नर था। ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा, एक सेकंड भाई मैंने ये बीच में मिस कर दिया, एक मिनट रुक जाओ। ये बदायूं का क्या था, गवर्नर था जब ऐबक की मृत्यु हुई थी, और ये जो है ऐबक का क्या था, गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लग गया। मतलब ये लाहौर वाला एरिया था, लाहौर में ऐबक ने राजधानी बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश क्या किया है, वो ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर, लाहौर से ये ले जाकर दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां पर ले गया, दिल्ली में ले गया। कहां पर ले गया, दिल्ली में ले गया। मतलब दिल्ली सल्तनत को अब दिल्ली में ले जाकर खत्म कर दिया। ठीक है। इसने हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण जो है दिल्ली एक कोहना के निकट करवाया। इसने हौज ए सुल्तानी, इल्तुतमिश ने क्या किया था, हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब, हौज ए सुल्तानी को क्या कहा जाता था, अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजा का तालाब कहा जाता था। इसका निर्माण जो है दिल्ली एक कोना में करवाया था। ठीक है। दिल्ली एक कोना के निकट जो है इसका निर्माण करवाया था। किसका, हौज ए सुल्तानी का। ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। भाई मतलब यही एक ऐसा पहला शासक था जिसने जो है बगदाद का जो खलीफा था उससे सुल्तान पद की क्या की थी, वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। जो बगदाद का खलीफा था 1229 ईस्वी में, उससे इल्तुतमिश ने क्या किया था, स्वीकृति प्रदान की थी। किसकी, सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। किसने, इल्तुतमिश ने। यही ये पहला शासक था इल्तुतमिश जिसने ये स्वीकृति प्राप्त की थी। किससे, बगदाद के खलीफा से। बगदाद के खलीफा ने जो भाई मोहम्मद बिन कासिम को या मोहम्मद बिन सॉरी गजनी को या फिर मोहम्मद बिन कासिम, किसको भाई उपाधि दी थी, ये कमेंट में आप लोग बताना अभी, क्योंकि भाई मैंने जो है अभी आप लोगों को ऊपर बताया, ये कमेंट आप लोग जल्दी से करके बताओ। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में होगी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होगी, 1236 ईस्वी में होगी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। मतलब जो चंगेज खां था, चंगेज खां के बारे में मैंने ऊपर बताया था ना कि ये मंगोल शासक था, तो इससे बचने के लिए भाई इसने क्या किया था, जलालुद्दीन जो था उसको जो है इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी कि भाई चंगेज खां आएगा तो मुझे लपेट देगा, मुझे बराबर लपेटेगा। इसीलिए जो भाई इल्तुतमिश डर गया। उसने जलालुद्दीन को जो है अपने यहाँ जो है, ख्वारिज्म का जो सम्राट था जलालुद्दीन, उसको जो है अपने यहाँ जगह नहीं दी कि भाई ना ना तू ना आओ, वरना तेरे चक्कर में मैं भी लपेटा जाऊंगा। तो इसने जो है इसको अपने यहाँ आने नहीं दिया। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, 1236 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा हुआ एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ तुर्कान छाई रही। मतलब भाई समझ रहे हो, इसकी माँ तुर्कान जो थी वह छाई रही। ठीक है। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला जिसने शासन की बागडोर संभाली। अब देखो भाई इस लाइन को समझना, इल्तुतमिश का पुत्र कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था। वह क्या था भाई, अयोग्य शासक था। मतलब जो इल्तुतमिश की जो पत्नी थी कौन थी भैया, शाह तुर्कान। उसकी माँ शाह तुर्कान, यानी कि इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान थी। वो भाई समझ जाओ किस प्रकार की थी, एकदम खतरनाक वाली थी इस टाइम जो चल रही है। समझ गए होगे, इशारा ही काफी है। वो वैसी थी। तो इनके अवांछित जो क्या था भैया प्रभाव थे उससे परेशान होकर इसने क्या किया था, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने क्या किया था, रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। और रजिया बेगम ही प्रथम क्या बनी, मुस्लिम महिला बनी जो कि दिल्ली की सल्तनत पर बैठी, या फिर मुस्लिम पहली मुस्लिम शासक ही यही थे। ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला कौन था भैया, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ही वह था जिसने सबसे पहले शुद्ध जो है अरबी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। चांदी का टका और तांबा का जो है जीतल जारी किया था। ठीक है। चांदी का टका और जो है तांबा का जीतल जो है किसने जारी किया था, इल्तुतमिश ने जारी किया था। इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश ने चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्क चहलगानी के नाम से जाना जाता था। तुर्क चहलगानी की स्थापना किसने की थी भैया, तो इल्तुतमिश ने की थी, जिसमें 40 गुलाम शासक हुआ करते और इक्ता प्रणाली जो है इल्तुतमिश ने चलाया। सबसे शुद्ध जो है अरबी सिक्के जो है इल्तुतमिश ने चलाया, जो कि
चांदी के सिक्कों को टका और तांबा के सिक्कों को जो है जीतल कहा जाता था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण भी पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने ही किया था सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन। 40 गुलामों के सरदारों का संगठन जो तुर्क चहलगानी के नाम से जाना जाता था। एकता प्रणाली चलाई, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जैसे चांदी का टका एवं तांबा का जीतल। और कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने जो है पूर्ण करवाया था भाई। ठीक है, रजिया सुल्तान से नसीरुद्दीन तक अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान का शासन किस प्रकार से था? तो रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा एवं कुला यानी कि टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। देख सकते हो रजिया की ये इमेज बनी हुई है। ये इस प्रकार से जो है कहां पर जाने लगी? यह जो है राज दरबार में जाने लगी। ठीक है, रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को, जो मलिक जमालुद्दीन याकूत था, उसको अमीर आखुर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। किसको भैया? मलिक जरा जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर जो है नियुक्त किया था। ठीक है, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बराम शाह को बैठा दिया। ठीक है, मुइजुद्दीन बराम शाह को जो है दिल्ली पर बैठा दिया। यहाँ पर देख सकते हो रजिया जो है जेल में चली गई भाई, रजिया जेल में चली गई। और इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई जो है ये जो है गैर तुर्कों को सामंत बनाने के, मतलब जो गैर तुर्क थे उनको जो है सामंत बनाने के प्रयास थे। किसके भैया? रजिया के। इससे क्या हुए थे? तुर्की अमीर जो थे वो इनके विरुद्ध हो गए और गद्दी पर दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठा दिया? मुइजुद्दीन बराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं। मतलब जो अल्तुनिया थे उससे उससे विवाह किसका हुआ था? रजिया सुल्तान का हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई अब तो विवाह हो गया मेरा, अब इसकी सेना का यूज करती हूँ मैं, और करती हूँ क्या? पापा की परी बन के उड़ चलती हूँ और फिर से जो है गद्दी पर बैठने का प्रयास करती हूँ, लेकिन गद्दी पर बैठने में ये पुनः असफल रही। ठीक है, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया की हत्या कब की थी? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। ठीक है, अब बराम शाह से नसीरुद्दीन तक, मतलब बराम शाह किस प्रकार था? तो बराम शाह जो था उसको बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। ठीक है भाई, मतलब जो बराम शाह था, मुइजुद्दीन बराम शाह, इसको जो है तुर्कों ने बैठाया था गद्दी पर, लेकिन इसकी भी हत्या किसी ने कर दी? किसने कर दी? अलाउद्दीन मसूद शाह ने कर दी, जो कि दिल्ली का सुल्तान बना 1242 ईस्वी में। कब भैया? 1242 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना कौन? बराम शाह। बराम शाह जो है क्या बना? दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन के षड्यंत्र के बाद द्वारा जो है 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया गया। जो बलबन था उसने षड्यंत्र रचा भाई, और षड्यंत्र रच के क्या किया भाई? अलाउद्दीन मसूद शाह को जो है 1246 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कौन भैया? सुल्तान अलाउद्दीन मसूद। सुल्तान अलाउद्दीन जो मसूद था वो 1242 में बैठा, लेकिन 1246 ईस्वी में क्या किया था? बलबन ने षड्यंत्र डाल दिया, षड्यंत्र रच दिया और उसको गद्दी से हटा दिया। किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह को 1246 ईस्वी में बलबन के षड्यंत्र के द्वारा हटा दिया गया। उसके बाद जो है कौन बना? नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बना। नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद जो है, सॉरी नसीरुद्दीन महमूद है, मोहम्मद नहीं महमूद। नसीरुद्दीन जब महमूद जो है सुल्तान बना दिल्ली का, तो उससे विवाह किसने कर दिया? बलबन ने अपनी पुत्री का उससे विवाह कर दिया। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। मतलब भाई ये ऐसा सुल्तान था जो कि एकदम चूतिया सुल्तान था, बहुत बड़ा चूतिया सुल्तान था, जो कि क्या करता था? जीवन निर्वाह जो है टोपी सिलकर करता था भाई। मतलब शासन कोई और, टोपी सिलता था ये बस। बलबन का उदय एवं गुलाम वंश का अंत। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्क चहलगानी का विनाश जो है बलबन ने किया था। ठीक है, किसने किया था भैया? बलबन ने किया था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
भाई गयासुद्दीन बलबन जो था वो बलबन जो है 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब? 1266 ईस्वी में। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वायद इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। तुर्क चहलगानी का विनाश जो है बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। राज दरबार में सिद्धा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत एवं फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज यानी कि फारसी साल का पहला दिन उत्सव का प्रारंभ भी किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने भाई क्या किया था? राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा एवं पैबोस पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? राज दरबार में गयासुद्दीन बलबन ने की थी। और जो है फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो नवरोज था यानी कि फारसी साल का पहला दिन, उस उत्सव की प्रारंभ भी किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा एवं नवरोज किसने प्रारंभ किया था? तो जो है गयासुद्दीन बलबन ने। और जो है नवरोज जो उत्सव था उसकी शुरुआत भी गयासुद्दीन बलबन ने की थी। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नसीरुद्दीन महमूद जो था उसने उलूग खां की उपाधि किसको दी थी? बलबन को दी थी। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। किसने दी भैया? नसीरुद्दीन महमूद ने जो है उलूग खां की उपाधि जो है बलबन को दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के ही दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ठीक है, अमीर हसन एवं अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है शमसुद्दीन कैमूरर्स था। कौन था? शमसुद्दीन कैमूरर्स जो है बलबन सॉरी गुलाम वंश का क्या था? अंतिम शासक था। गुलाम वंश का क्या था? अंतिम अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर से था। बलबन आखेट अभियान के बहाने जो है अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। मतलब भाई आखेट अभियान जो था वह किसने चलाया था? गयासुद्दीन बलबन ने ही चलाया था। आखेट अभियान किसने चलाया था भाई? गयासुद्दीन बलबन ने ही चलाया था। लेकिन भाई ये क्या करता था? इसके जरिए कवायद करवाकर दुरुस्त रखता था अपनी सेना को। भाई मतलब सोच लो कितना दिमागदार था। ये जो है भाई सोच रहा था कि इसकी सेना जो है दुरुस्त नहीं रहेगी, इसलिए जो है इसने क्या चलवा दिया था? एक आखेट अभियान चलाया था। इसी के बहाने ये अपनी दूर जो सेना थी इसको बहुत लंबी लंबी दूरी तक मतलब चलवाता था। और इससे क्या होता था कि इनकी सेना जो है दुरुस्त रहती थी। ठीक है, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। भाई लौ एवं रक्त की नीति जो है वो किसने लाया था? गयासुद्दीन बलबन ने लाया था। गयासुद्दीन बलबन ही था जिसने जो है लौ एवं रक्त की नीति लाई थी। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। सीरी नामक जो नया नगर था वह किसने बसाया था? बलबन ने बसाया था। और इसने क्या किया था भैया? मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी, उसमें ये सफल रहा था। बाकी सब असफल हो रहे थे, इसीलिए जो है किसी को अपने यहाँ शरण नहीं दे रहे थे। लेकिन ये भाई सफल रहा मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, तो इसने इतना जो है गयासुद्दीन बलबन का क्या था भैया? क्या था? ये जो है सारे के सारे कार्य थे। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बलबन का कठोर राज दरबार सिरदा पर था। ठीक है, सिजदा एवं पैबोस जो पर था गयासुद्दीन बलबन। और जो है नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में जो है फारसी कवि कौन कौन रहते थे? फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। और जो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन जो है कैमूरर्स था। बलबन ने आखेट अभियान के बहाने जो है अपने सेना को दुरुस्त रखा था। ठीक है, कवायद करवा के। और जो लौह एवं रक्त की नीति जो है गयासुद्दीन बलबन ने। मंगोलों से बचाने में जो है समर्थ कौन रहा दिल्ली सल्तनत को? गयासुद्दीन बलबन रहा। सीरी नामक नया नगर जो है किसने बनाया था? तो बलबन ने बसाया था। बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। यह जो है इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। बहाउद्दीन जो है क्या था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्क चहलगानी का जो है विनाश करने वाला बलबन था। ठीक है, तुर्क चहलगानी का। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं खिलजी वंश की स्थापना एवं अलाउद्दीन का उदय किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो खिलजी वंश की स्थापना जो है अलाउद्दीन का उदय जो है किस प्रकार से हुआ? तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक चला भाई। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की भाई। जलालुद्दीन फिरोज
खिलजी ने क्या किया था, खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 13 जून 1290 ईस्वी को। किस वंश की? गुलाम वंश की अंत करके, गुलाम वंश का अंत करके किसने किया था? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने जो है किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया बनाया था। किलोखरी जो जगह थी, इसने इसको क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था भाई? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 1290 ईस्वी को। 13 जून को जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश को समाप्त करके। ठीक है। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कड़ा मणिकपुर प्रयाग में कर दी थी। ठीक है। कड़ा मानिकपुर प्रयाग में किसकी हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी की हत्या, सॉरी, जलालुद्दीन की हत्या किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। कब कर दी थी? इसके जो है स्थापना करने के 6 वर्षों बाद ही इसके भतीजा और दामाद जो था, भतीजा भी इसका वही था और दामाद भी वही था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। ठीक है। कहां पर? कड़ा मणिकपुर प्रयाग में कर दी थी। ठीक है। 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना भाई। 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का क्या बना था? सुल्तान बना था। 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप सास्प था। क्या था भैया? गुरसास्प जो है इसके बचपन का नाम था, और क्या था? अली था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। यह जो है 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को कहां पर बैठा था? दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने सेना को नगद वेतन देने और जो है अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। दिल्ली के शासकों को अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। दिल्ली के शासकों में जो था कि जितने भी दिल्ली के शासक हुए थे, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके पास जो है सबसे विशाल सेना थी भाई। विशाल अस्थाई सेना थी, सेना नहीं, अस्थाई सेना थी। ठीक है। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है भी क्योंकि भाई ये पूछा भी गया है कि घोड़े दागने और सैनिकों की हुलिया पहचानने की जो है, या हुलिया लिखने की प्रथा जो है वो की शुरुआत वो किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। और नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? तो वह भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली का क्या बना था? सुल्तान बना था। ठीक है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली एवं जो है गुरसास्पा था। ठीक है। सास्प था। अलाउद्दीन के आर्थिक जो है सुधार किस प्रकार थे? तो आर्थिक नीतियां कौन कौन सी थी? तो अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया भाई। 1/4 6 ऐसे हुआ करता था भाग, लेकिन भाई इसने क्या कर दिया भाई? उपज का जो है भू राजस्व की दर बढ़ाकर 1/2 यानी कि आधा अब लेगा भाई। अगर 10 किलो होगा तो 5 किलो इसका होगा भाई। 10 किलो हुआ तो 5 किलो इसका होगा। ठीक है। किसका? राजा का, अलाउद्दीन। ठीक है। इसने जो है खस्म यानी कि लूट के धन में जो है सुल्तान का हिस्सा 1/4 कर दिया। मतलब एक चौथाई जो है लूट का धन जो रहेगा उसमें 1/4 जो है वह सुल्तान लेगा। खस्म किसको कहा जाता था? लूट। खम्स, खस्म नहीं, खम्स। खम्स जो है क्या होता था? यह जो है लूट का धन होता था। क्या होता था? लूट का धन होता था खम्स। इसका जो है सुल्तान का हिस्सा इसमें कितना होता था? 1/4। एक सेकंड। सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया। मतलब 3/4 जो है वह कर दिया गया इसका हिस्सा। ठीक है। 3/4 कर दिया गया। ठीक है। किसका हिस्सा कर दिया गया? सुल्तान का। ठीक है। इसमें इसने जो है व्यापारियों की बेईमानी को रोकने को कम करने के लिए तौलने वाले व्यक्ति के शरीर के मांस से काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया भाई। मतलब अलाउद्दीन जो था, सॉरी, हाँ, अलाउद्दीन जो था वह ऐसा शासक था जिसने जो है कहा कि भाई अगर तुम गलत नापे, तुम्हारा मांस काट लूंगा, मांस काट लूंगा। मतलब समझ रहे हो? और मसवे काटा। मतलब भाई इसने क्या किया? कहा कि अगर तुम गलती से बेईमानी करते हुए मुझसे पकड़े गए तो भाई मैं तुम्हारा मांस काट लूंगा। और इसने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है बहुत ही मतलब मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ लागू किया था। किसने? अलाउद्दीन ने। ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं थोड़ा सा हम लोग। अमीर खुसरो का मूल नाम जो है महमूद हसन था। उसका जन्म जो है पटियाला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था।
खुसरो के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो कौन थे? खुसरो के प्रसिद्ध जो है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे उनके क्या थे भैया? शिष्य थे अमीर खुसरो। यह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में, मतलब बलबन के समय से लेकर गयासुद्दीन जो बलबन था उसके समय से लेकर जो है तुगलक तक जो है दिल्ली के सुल्तानों के जो तुगलक वंश था उसके जो है दरबार तक, वहां तक ये जो रहे थे कौन? अमीर खुसरो। ठीक है। इन्हें तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। तूतीय हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। यानी कि कव्वाली का जो गायन चलता है अभी आप सभी लोग देख सकते हो भारतीय संगीत में, तो वह जो है किसने चालू किया था? अमीर खुसरो ने। और जो है तबला एवं जो है सितार, इसका जो है आविष्कार का श्रेय भी किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। ठीक है। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? दीवान जो कि फारसी में कविताओं का संग्रह है। नूर, सिपेदर एवं मसनवी, देवल रानी, खिज खिज खां, ये क्या है? दुखद प्रेम कथा। ये स्रोत इसके कहां से लिए गए? एनसीईआरटी वर्ग इतने से लिया गया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन का प्रशासन। एक सेकंड। अलाउद्दीन का जो है प्रशासन, वास्तुकला एवं बाजार नियंत्रण किस प्रकार से था? तो विजय एवं वास्तुकला क्या था? दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर को किसके लिए भेजा था? इसमें दक्षिण विजय के लिए। दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को कहां पर भेजा गया था भाई? दक्षिण वाले इलाके में भेजा गया था, जिससे जो है क्या हो जाए? दक्षिण पर विजय हो किसका भैया? मलिक काफूर, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो। ठीक है। उस पर जो है मलिक काफूर को जो है इसने दक्षिण भारत वाले एरियाज में भेजा था। किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को कहां पर भेजा है? दक्षिण भारत वाले एरियाज में जो है इसने भेजा था। ठीक है। जमैत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला एवं हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। भाई समझ रहे हो? जमैतत खाना मस्जिद, जो जमैतत खाना मस्जिद है, अलाई दरवाजा है, सीरी का किला एवं हजार खम्बा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई जो दरवाजा है उसको क्या कहा जाता है भैया? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है। उपाधियां इसको क्या क्या मिली हुई थी? दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। उपाधियां प्रशासन ये है, तो दैवी जो अधिकार था उसके सिद्धांत को जो है अलाउद्दीन ने चलवाया था। दैवी। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। सिकंदर ए सानी, जो सिकंदर ए सानी की उपाधि थी उससे जो है स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था तथा जो है अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तु की परमिट जारी करता था। परवाना नवीस नामक जो अधिकारी होता था वो वस्तु की परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दीवान ए रियासत कौन था? मलिक याकूब था। मलिक याकूब क्या था? दीवान ए रियासत था। किसके समय में भैया? तो वह जो है अलाउद्दीन के समय में था। मलिक याकूब दीवान ए रियासत था और अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक जो अधिकारी होता था वो क्या करता था? वस्तु की परमिट को जारी करता था। ठीक है। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई जो भी भूमियां थी उसको वापस ले लिया था। मतलब वापस लेकर जो है खालसा भूमि में किसने बदल दिया था? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर कहां पर दे दिया था भैया? तो खालसा भूमि में बदल दिया था। ठीक है। बाजार एवं साहित्य स्रोत, साहना ए मंडी, यह क्या था? यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। साहना ए मंडी क्या होता था? यहाँ पर जो है खाद्यान्नों को बिक्री के लिए लाया जाता था साहना ए मंडी में। सराय अदल, यहाँ जो है वस्त्र, शक्कर, जूटी, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने आती थी सराय अदल में। सराय अदल में जो है मतलब सारी यूज करने वाली वस्तुएं, और खाने वाली जो है भैया सहना मंडी में। सहना मंडी में खाने वाली, मंडी में खाने वाली, सराय अदल में जो है
पहनने, ये सब कुछ जलाने, ये सब कुछ मेवा वगैरह भी खाया जाता है और जड़ी बूटियां, लेकिन ये मतलब कि मतलब समझ लो ये निम्न थी, मतलब थोड़ी मात्रा में, ठीक है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुतसिब मुतहद सॉरी मुहतसिब यानी कि सेंसर एवं नाजिर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब और जो है नाजिर नामक जो अधिकारी थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नापतौल का अधिकारी नाजिर कहलाता, सेंसर जो है इसका अधिकारी कौन कहलाता, मुहतसिब कहलाता, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी ज़ियाउद्दीन बर्नीकृत तारीख फिरोज शाही से मिलती है। जो ज़ियाउद्दीन बर्नी की कृति है तारीख फिरोज शाही, उससे जो है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के बारे में हमें पूर्णतः जो है व्यापक जानकारी देखने को मिलती है। किससे? ज़ियाउद्दीन बर्नी की कृत तारीख फिरोज शाही से। इससे जो है हमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो द्वारा और जो है रेला इब्न बतूता द्वारा एवं जो है फतूर रस्तालीन इनामी के द्वारा जो है लिखी गई हुई है, ठीक है। इसी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है खजाइनुल फतूह जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा और जो है रिहला जो है इब्न बतूता के द्वारा और जो है फतूह उस्तलीन, ठीक है, ये जो है इसामी के द्वारा जो है लिखी गई हुई, ठीक है। बाजार नियंत्रण के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिए जाने वाले नवीन जो है पद, वो जो है उनका क्रमानुसार इस प्रकार से दीवान रियासत, यह क्या था, यह व्यापारियों को नियंत्रण रखता था, या बाजार नियंत्रण को पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी इसका पूरा संचालन कौन करता था? दीवान रियासत करता था। कौन करता था? दीवान रियासत, मतलब पूरी बाजार की देख रेख एक प्रकार से समझ लो करता था। उसमें किस प्रकार से क्या चीजें चलेंगी, किस प्रकार से क्या चीजें नहीं चलेंगी, उसकी व्यवस्था कौन करता था? दीवान रियासत करता था, ठीक है। साहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। साहना ए मंडी क्या होता था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद क्या होता था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद क्या करता था? बाजार में घुसता था, जैसे समझते नहीं हो कि देख रहा कि भाई रेट घटा बढ़ा के बता रहा कि क्या कैसे, तो वह क्या करता था? बाजार में घुसता था और क्या करता था? बाजार का जो है क्या करता था भैया? निरीक्षण करता था कि कौन सी प्राइस की कितने का कौन दे रहा है, या फिर किस प्रकार से बाजार में चीजें चल रही हैं, कहीं पर घपलेबाजी तो नहीं चल रही है, ठीक है। मुनहियान व गुप्तचर जो है या गुप्तचर सूचना प्राप्त करता था। मुनहियान एवं जो है गुप्तचर, ये क्या करते थे? गुप्तचर व्यवस्था जो है प्राप्त करते थे, ठीक है। मंगोल आक्रमण एवं खिलजी वंश का अंत, ठीक है। नवीन कर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। कौन से थे? चराई कर, ये जो है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। घड़ी कर, ये जो है घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। घड़ी कर जो है वह कहां पर लगाया जाता था? घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता है गढ़ी कर। और जो चराई कर था ये जो है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता है, ठीक है। मंगोलों के 6 आक्रमण 1297 से 1306 ईस्वी तक। 1297 ईस्वी में प्रथम जो है कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। एक सेकंड, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है 1297 से 1306 ईस्वी में टोटल 6 आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। मंगोल के 1297 से 1306 ईस्वी तक। 1297 ईस्वी में प्रथम जो है कादर खां के नेतृत्व में हुआ था, और जो है द्वितीय जो है 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में। 1298 ईस्वी में दूसरा जो है हुआ था। 97, 98, 99, 1303, 1305, 1306। भाई देख रहे हो 5-6 लगातार। 1303 फिर 2 वर्षों का गैप, 1399 में फिर 4 वर्षों का गैप, ठीक है। इस बार गैप नहीं है, ठीक है। 1397 में प्रथम कादर खां के नेतृत्व में, 1398 में दूसरा सल्दी के नेतृत्व में, 1299 सॉरी 1300 में कह रहा हूँ, 1200 सारे के सारे हैं। 1299 ईस्वी में तीसरा हुआ था कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में तीसरा हुआ था 1299 में। 1303 ईस्वी में तरगी के नेतृत्व में चौथा हुआ था। 1303 ईस्वी में तरगी के नेतृत्व में चौथा हुआ था। 1305 ईस्वी में पांचवा हुआ था अली बेग के तारताक के नेतृत्व में। अली बेग और तारताक के नेतृत्व में जो है पांचवा हुआ था। और छठा कब हुआ था? 1306 ईस्वी में छठा हुआ था कबक एवं जो है इकबाल मंद के नेतृत्व में, ठीक है। कबक एवं जो है इकबाल मंद के नेतृत्व में जो है 1306 ईस्वी में छठा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1300
16 ईस्वी को हो गई, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे जो है नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी को कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आया जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। भाई समझ लो कितना घटिया शासक हुआ करता था 1306 ईस्वी में ये जो कुतुबुद्दीन सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक में कह रहा था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। ये 1306 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मुबारक खां ने जो है खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खां जो था इसने जो है खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, ठीक है भाई। खुसरो खां था जो उसने जो है इसकी जो किसकी मुबारक की हत्या कर दी थी। कब कर दी थी? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक की हत्या वजीर उसका जो वजीर था खुसरो खां उसने जो है मुबारक की हत्या कर दी थी 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में और वह जो है स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अमीर खुसरो ने जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अमीर खुसरो जो था उसने क्या किया था? पैगंबर के सेनापति की उपाधि की धारण की थी, ठीक है। आज के लिए बस भैया इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही 1 घंटे 20 मिनट 15 मिनट की क्लासेस डेली के डेली हमारी आ रहे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेज अभी आएंगी और अपने टाइम पर ही आएंगी। और क्लास कैसी लगी आप सब लोग कमेंट करके जरूर से बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।